चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बेसिकली एमपी के लिए है, यानी कि एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसी को लेकर मैंने एमपी में इंग्लिश के लिए ग्रामर की वीडियो है। इसमें मैं ज़्यादा बेसिक से नहीं पढ़ाऊँगा, जो जो एमपी में इंग्लिश में ग्रामर में आता है, जो एमपी के लिए मोस्ट है, यानी कि एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए जो मोस्ट है उसी लेवल की मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा। ना तो ज़्यादा बेसिक में जाऊँगा, ना ज़्यादा हाई लेवल पर जाऊँगा। जो एग्ज़ाम में आता है उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाऊँगा, ये 1 आवर की वीडियो होगी। कितने? 1 आवर की। और जो इस क्लास में पढ़ाया जाएगा वही एग्ज़ाम में आएगा। मतलब जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा वही एग्ज़ाम में वो आएगा। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे? टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है ये देखते हैं। तो पहले मच और मैनी। और मच मैनी को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड की परीक्षा से जो इम्पोर्टेंट है उसी लेवल का पढ़ाऊँगा। इसके बाद सम और एनी, फिर फ्यू लिटल, इसके बाद आर्टिकल्स यानी कि ए एंड द, और ए एंड द के साथ ही डिग्री। जो डिग्रीज है ना, वो सारी डिग्री इसी में, जितनी भी डिग्री है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, जिस इन डिग्रियों से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं बस उसी लेवल का पढ़ाऊँगा। किसके साथ पढ़ाऊँगा मैं? जे आर्टिकल के साथ। जब मैं आर्टिकल शुरू करूँगा इस क्लास में, उसी के साथ मैं डिग्री ख़त्म करूँगा। और डिग्री को बस मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना कि एग्ज़ाम में आता है, और जो इस डिग्री को मैं इस क्लास में पढ़ाऊँगा उसी से एग्ज़ाम में आएगा, जैसा कि 12th में आया था। अब एंदा के बाद सम एनी, अमंग एंड बिटवीन। इसके बाद चेंज टेंस। इसके बाद जो मेरे जो शॉर्ट्स हैं, यानी कि जो शॉर्ट में बताता हूँ एक एक सेकंड में, जो कॉन्सेप्ट एक एक सेकंड के, जैसे कि लिस्ट के साथ शुड का पेयर है, टू के बाद बरू की बेस फॉर्म आती है, गुड और बैड है, इस तरह से मैं जो शॉर्ट में बताऊँगा वो शॉर्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से हैं ही। कितने? 2 क्वेश्चन इन शॉर्ट से, जो जो 1 सेकंड में ख़त्म होंगे। इसके बाद सो डैट, इफ अनलेस, एज सून एज की जगह पर नो सूनर, प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन फिक्स हैं जैसे कि इन, ऑन, एट, ये सभी पढ़ूंगा। मॉडल्स, यानी कि मॉडल में बस कितने पढ़ेंगे? कैन पढ़ेंगे, मस्ट, ought टू, और इसके बाद मे, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद क्लोजेज, आइडेंटिफाई क्लोजेज करते हैं ना, जैसे कि पहचानो ये अंडरलाइन में क्लोज है तो ये कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, तो इनको पहचानना सिखाऊंगा 1 से 2 मिनट में। मतलब कुछ ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से, ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे वरना ये क्लोजेज में ही पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद और कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। मतलब जो बीच बीच में क्लास है चलती जाएगी ना, उसके साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताता जाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, यहाँ से स्टार्ट। अब अपनी क्लास स्टार्ट होती है। स्टार्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या था? फर्स्ट,
मच एंड मैनी, यही था ना। तो चलो समझते हैं ये एग्जाम में कैसे आएंगे। ये देखो, ये एक सेंटेंस होगा, ये खालिस्तान हो गया यानी कि रिक्त स्थान, इसके बाद एक नाउन लिखा होगा और यहाँ पर ऑप्शन में आएगा मच मैनी। इस ऑप्शन में हमें मच भरना है या मैनी भरना है, इन दोनों में से एक भरना है, या तो मच भरना मैनी भरना है या मच भरना है, दोनों में से एक। दोनों तो भर ही नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, तो उस दो में से कौन सा भरी आएगा, ये कैसा पहचानेंगे। ये देखो, ये मैनी है ना, ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है। कौन से नाउन के साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। ये मच है, वो आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सर ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सर काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। और सर ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं, बस इतना शॉर्ट में होता है, गिन नहीं सकते। यानी कि खालिस्तान के बाद ये ऐसा नाउन आ गया, यहाँ पर एक नाउन आएगा। कौन आएगा? नाउन। ये वाला नाउन ऐसा नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं, तो लगाएंगे मैनी। और ऐसा नाउन आ गया इस जगह पर जिसको हम नहीं गिन सकते, वो आएगा मैनी, मच। जैसे कि एग्जांपल मैंने ये खालिस्तान दे दिया, यहाँ पर लिख दिया वाटर। अभी छोटे छोटे एग्जांपल है, यहाँ पर लिख दिया मैंने बॉयज़। अब ये बताओ, इनमें से हम गिन किसको सकते हैं? क्या हम बॉयज़ को गिन सकते हैं? क्या हम बॉयज़ को गिन सकते हैं? क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? बताओ। सर हम इस वाटर को नहीं गिन सकते और इस बॉयज़ को गिन सकते हैं, इस बॉयज़ को गिन सकते हैं। यानी कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और बॉयज़ कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ कौन आता है? मैनी। तो मैनी बॉयज़, सही है। और वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो इसके साथ क्या आएगा? मच। क्या आएगा? मच। तो ऐसी चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसके साथ क्या आएगा? मच। और जिसको गिन सकते हैं उसके साथ मैनी। तो ऐसे ही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल शिवम वॉट पेन्स। ऑप्शन मच या मैनी। बताओ इसमें मच भरी आएगा या मैनी आएगा? सर इसमें ये देखो, खालिस्तान के बाद ये नाउन आया है यानी कि पेंसिल, तो इन पेन को हम गिन सकते हैं। कैसा गिन सकते हैं? तो ये कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो इसको हम गिन सकते हैं, तो इसके साथ कौन आएगा? मैनी। कौन आएगा? मैनी। वहीं पर अब मैं लिख दूं शिवम हैज़ मनी। शिवम के पास कुछ धन है, मच या मैनी। अब बताओ, यहाँ पर ये मनी है और यहाँ पर ये मच है और मैनी, तो बताओ ये कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? सर हम रुपयों को गिन सकते हैं ना कि धन को, तो धन को नहीं गिन सकते हैं, तो ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। हम रुपये को गिन सकते हैं ना कि धन को, तो ये क्या है? मनी मतलब क्या होता है? धन। और रुपये मतलब पैसे, मुझे रुपये, रुपये को गिन सकते हैं लेकिन धन को नहीं, तो धन कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ क्या आएगा? मच। इस तरह से, ठीक है। मच और मैनी। खालिस्तान के बाद ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन सकते हैं तो मैनी, खालिस्तान के बाद ऐसी चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो मच। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या था? सम और एनी, यही था ना। अब ये देखो, इसमें वैसे पढ़ाने को तो कुछ होता नहीं है। सम मतलब होता है कुछ और एनी मतलब होता है कोई। बेसिकली इसको हम हिंदी कर कर ही भरते हैं। कैसे? हिंदी करके, क्योंकि इसके सारे नियम कानून सब तोड़ देता है। कौन? जितने भी रूल बनते हैं इस पर, वो सब तोड़ देता है। कौन? सम और मैनी। ये सम बॉयज़ भी आ जाता है, सम वाटर भी आ जाता है, तो इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कोई रोल नहीं है। तो ये देखो, बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर वाक्य इस तरह से आ गया तो आप भर दोगे, और अकॉर्डिंग टू इंटेरोगेटिव आ गया, इंटेरोगेटिव आ गया, तो हमको हिंदी कर कर ही भरना पड़ेगा। यानी कि किसकी नीड है, कुछ की मीनिंग की ज़रूरत है तो हम सम भर देंगे, और कोई मीनिंग की ज़रूरत है तो हम एनी भर देंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा
और शॉर्ट में एक बात है वो सिंपल के लिए, जैसे कि अगर सेंटेंस कैसा है, सिंपल, सिंपल सेंटेंस में कौन आएगा, सम, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में कौन आएगा, सम। और सेंटेंस निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव, तब सेंटेंस में कौन आएगा, एनी, तब कौन आएगा, एनी। यानी कि वाक्य में नॉट आ गया है तो एनी, और वाक्य अगर पॉजिटिव है तो सम। जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने, एग्जांपल, आई हैव सम फ्रूट्स, ऑप्शन में एनी और सम ही है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लिखा मैंने, आई हैव नॉट फ्रूट्स। अब ये देखो, ये वाक्य कैसा है, सिंपल, तो इसमें कौन आएगा, सम। और इस वाक्य में क्या आ गया, नॉट, तो ये वाक्य कैसा हो गया, निगेटिव, तो इसमें कौन आएगा, एनी। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो कौन आएगा, एनी। अगर वाक्य पॉजिटिव है यानी कि सिंपल है तो कौन आएगा, सम। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा क्या था, अमंग एंड बिटवीन। देखो, अगर बात दो के बीच की है, कितनों के बीच की बात, अगर दो लोगों के बीच की है तो आएगा कौन, बिटवीन। अगर बात दो से ज्यादा के बीच की है तो कौन आएगा, अमंग। यानी कि खालिस्तान के बाद ऐसी चीज आ गई। और हाँ, दो से ज्यादा कौन होते हैं, प्लूरल। जैसे कि सिंगुलर कौन होता है, सिंगुलर में एक आदमी होता है, प्लूरल में कौन होते हैं, दो प्लस। अगर खालिस्तान के बाद ऐसी कोई चीज़ आ गई जो प्लूरल है, कैसी है, प्लूरल, तो उसके लिए कौन आएगा, अमंग। अमंग किसके लिए आता है, दो से ज़्यादा के लिए, और दो से ज़्यादा कौन बनता है, प्लूरल। तो खालिस्तान के बाद कोई प्लूरल आ गया तो वो अपने आप में दो से ज़्यादा ही है, तो कौन आएगा वो वहाँ पर, अमंग। ठीक है, चलो समझते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि मैंने कहा, बात कितनों के बीच की थी, खालिस्तान है, और यहाँ पर ही, एक, सी, ये कितने हैं, ही एंड सी, ये कितने, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की है, दोनों हैं, तो दो के लिए कौन आता है, बिटवीन। या ऐसे ही मैंने यहाँ पर कितने कर दिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर दिए, राम कर दिया, श्याम कर दिया, मोहित कर दिया, अमन कर दिया। तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन, चार, यानी कि दो से ज़्यादा हुए, तो यहाँ पर कौन आएगा, अमंग। ये एग्जाम्पल के एग्जाम्पल दे के मतलब बेसिक से एग्जाम्पल है। अब पूरे सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल, अब ये देखो, एग्जाम्पल, टीचर टीचर रोहित सिट खालिस्तान राम एंड श्याम। अमंग और बिटवीन ही ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड, श्यामू सिट राम श्याम एंड राज। अब देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, खालिस्तान के बाद दो के लिए कौन आता है, बिटवीन, तो यहाँ पर कौन आएगा, बिटवीन। ये तो सब्जेक्ट है, इसको मत गिन लेना। तो ये कौन है, सब्जेक्ट। और खालिस्तान के बाद कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति एंड दो व्यक्ति, तो दो के लिए कौन आता है, अमंग, बिटवीन। अब यहाँ पर देखो, खालिस्तान के बाद एक, दो एंड तीन, मतलब दो से ज़्यादा है, और दो से ज़्यादा के लिए कौन आता है, अमंग, अमंग। इस तरह से अगर यहाँ पर देखो, श्याम सिट
अमंग, और यहाँ पर मैंने लिख देता ये सबको मिटा के कितना क्या लिख देता, कोई प्लूरल चीज़ लिख देता, यानी कि मैं लिख देता यहाँ पर क्या चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन अपने आप में कैसा है प्लूरल, मतलब प्लूरल है तो वो दो से ज़्यादा तो होगा ही, कैसा है दो से ज़्यादा, तो यहाँ पर फिर कौन आएगा अमंग ही आएगा, क्योंकि प्लूरल है, और प्लूरल कौन होता है जो दो से ज़्यादा होते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए कौन आता है अमंग, इस तरह से। तीसरा कॉन्सेप्ट, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मैं ए एन द, तो इसके साथ ही क्या डिग्री, डिग्री डिग्री कितनी होती है, 3 डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तीनों में क्या क्या अंतर है वो अभी पढ़ाऊंगा, पहले इनको देखते हैं। यहाँ पर देखो ये ए एन किसके लिए आता है, जैसे कि अपन खालिस्तान है, खालिस्तान के बाद कोई ऐसा अक्षर आया है जिसके पहले लेटर की ध्वनि का हिंदी में स्वर है, कैसी है हिंदी में स्वर साउंड, हिंदी में कैसा है स्वर साउंड है, आ से ले स्वर क्या होते हैं हिंदी में, आ से लेकर अंग्य तक, अंग्य तक के बीच की कोई हिंदी लेटर में स्वर वो साउंड हुए तो का क्या लगाएंगे यहाँ पर एन, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया एम एस डी एम, क्या एस डी एम, एस डी एम, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हिंदी में तो लिखा है एस, लेकिन हिंदी में इसकी मीन उच्चारण क्या हो रहा है हिंदी में एस, इसमें क्या आ रहा है पहला लेटर ए, तो ए आ से लेकर अंग्य के बीच में आता है, तो ये कौन है स्वर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे एन। इसी तरह मैंने लिखा आई ए एस ऑफिसर, तो इसमें देखो आई आ रहा है, तो इसमें आई आ ई, तो इसमें क्या आ रहा है हिंदी में आ, और आ से लेकर अंग्य के बीच में आता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे एन। तो इसी के जैसे आ से लेकर कोई अंग्य की वो ध्वनि आए किसमें खालिस्तान के बाद के लेटर में, तो वो कौन क्या लगेगा वहाँ पर एन, आ से लेकर अंग्य की कहानी किसकी है एन की। सर ये दा किसके लिए आएगा, दा आएगा दा आएगा कोई फेमस चीज़ के लिए, जैसे कि गंगा नदी है, गंगा कोई रिवर फेमस है उसके लिए, कोई बिल्डिंग वगैरह इसके लिए जो फेमस चीज़ है ना उनके लिए क्या आता है दा। और दा किसके साथ आता है, जैसे कि मैंने लिखी गंगा नदी कैसी है फेमस ही तो है, तो गंगा के क्या साथ क्या आएगा दा। कोई फेमस ग्रंथ है जैसे कि गीता, तो गीता के साथ क्या आएगा द गीता, बाइबल कुरान और रामायण ये क्या फेमस ग्रंथ हैं, तो इनके साथ क्या आएगा दा। इसी के जैसे यानी कि जो फेमस फेमस है उनके साथ क्या आएगा दा। और सर दा कैसा आता है, और तो देखो दा, अगर कोई खालिस्तान के बाद क्या आ गया बेस्ट आ गया, खालिस्तान के बाद मोस्ट आ गया, दो चीज़ आ गई मोस्ट और बेस्ट, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दा, क्या लगाएंगे दा। खालिस्तान के बाद क्या आ गया दा बेस्ट द मोस्ट, कितनी है द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, द मोस्ट हैंडसम बॉय इन दिस क्लास, तो इस ऑफ दिस क्लास है, तो यानी कि मोस्ट से पहले क्या लगाएंगे द, बेस्ट से पहले क्या लगाएंगे द, तो बेस्ट और मोस्ट से पहले द लगाएंगे, क्यों लगाएंगे क्योंकि ये बेस्ट है ना और मोस्ट है, इनसे मिलकर क्या बनती है सुपरलेटिव डिग्री बनती है, क्या बनती है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या कौन सा आर्टिकल लगाते हैं द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं द आर्टिकल। तो यहाँ पर कुछ देखो, एक होती अगला पेज, एक होती है कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपेरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। वो तो पॉजिटिव डिग्री तो कुछ वैसी बताने में जानकारी देने में अच्छी लगती है कि ये उतना ही अच्छा है जितना कि वो, यह मोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन, तो यह विषय सर पर क्या देती है जानकारी देने की काम आती है, क्या जानकारी देती है जानकारी। और सर ये क्या करती है कंपेरेटिव डिग्री कंपैरिजन, कंपेरेटिव डिग्री उसी में नाम में ही छुपा है क्या कंपैरिजन, तो ये कंपेरेटिव डिग्री क्या करती है कंपैरिजन करती है। सर ये कंपैरिजन ऐसी चीज़ों के बीच में करती है जिनकी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होना पॉसिबल है, जैसे कि इंसान का कंपैरिजन इंसान से
मानव वो कुत्तों बिल्लियों का कंपैरिजन कुत्ते बिल्लियों से, यानी कि एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से, इंसान का कंपैरिजन इंसान से। एनिमल और वो कुछ ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, जैसे कि कोई लड़का है और लड़के का कंपैरिजन करो तुम फैन से, यानी कि पंखे से, कि पंखे से ज़्यादा हैंडसम कौन है, लड़का। तो ये कोई कंपैरिजन हुआ नहीं। जैसे कि मैंने कहा ये लड़का है ना, वो इस पंखे से कैसा है, ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ये पंखा वो ये लड़का इस पंखे से ज़्यादा हैंडसम है, तो ये चलेगा नहीं। तो ये इस तरह से कंपैरिजन क्या सवाल सेम थिंग में होना चाहिए, यानी कि बराबर की चीज़ों में तुलना की जाती है। जैसे कि लड़के का कंपैरिजन लड़के से, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ सोहन मोहन से ज़्यादा सुंदर है, सोहन मोहन से ज़्यादा सुंदर है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ, यानी कि कंपैरिजन बराबर की थिंग में होता है। तो चलो कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री बनती कैसी है, कोई एडजेक्टिव आ गया, यानी कि गुड बैड, ये क्या एडजेक्टिव है, तो कोई एडजेक्टिव आ गया, लास्ट में क्या लगा होगा ई आर, तो क्या बन जाएगा कंपैरिजन, कंपेरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है, लास्ट में कुछ एडजेक्टिव आ गया, उसके लास्ट में क्या लगा होगा ई एस टी, लास्ट में ई एस टी जुड़कर क्या बनता है सुपरलेटिव डिग्री, लास्ट में ई आर लड़कर क्या जुड़कर क्या बनता है कंपेरेटिव डिग्री। यानी कि कोई शब्द के लास्ट में क्या लगा होगा, जैसे कि मैंने लिखा बिग, तो ये कौन सी है बिग, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्या होती है एक पॉजिटिव डिग्री, और एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा हो बिगर, और लास्ट में क्या लगा ई आर, तो ये कौन सी डिग्री बनेगी कंपेरेटिव डिग्री। ऐसी मैंने लिखा यहाँ पर बिगेस्ट, बिगेस्ट, लास्ट में क्या लगा ई एस टी, तो ये कौन सी डिग्री होगी सुपरलेटिव डिग्री। तो इन पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखो सर, ये देखो अगर लास्ट में कंपेरेटिव डिग्री है ना, तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद कोई खालिस्तान देता है वो एग्जामिनर, और वहाँ पर कुछ ऑप्शन दे देता है, जैसे कि टू, इन, देन। तो खाली सुपर कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल वो आता है कंजंक्शन, यानी कि क्या आता है देन, क्या आता है देन। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या वरी आता है, कौन सा आर्टिकल द। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आ गई, जैसे कि ये कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा द बिगेस्ट, द बिगेस्ट बिल्डिंग इन दिस कॉलोनी। तो ये क्या है बिगेस्ट, क्यों बिगेस्ट के सामने क्या लगा है द, क्योंकि बिगेस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आता है द, तो बस यही एग्जाम में आता है। और कौन सा आता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा कौन सा वो आता है देन। तो मैंने लिखा ही इज स्मॉलर देन रमेश, सुरेश इज स्मॉलर देन रमेश। तो इस तरह से जैसे मैंने लिखा सुरेश इज स्मॉलर देन रमेश, इस तरह से आते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर एग्जाम में वो ऑप्शन में देगा ऑन, टू और देन। तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये क्या है ई आर है, ई आर बनकर क्या लग गया ये सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ कौन क्या बन जाता है देन, तो यहाँ पर क्या आएगा देन। और ये सुपरलेटिव डिग्री का कैसा क्या खेला है, ये यहीं पर देखो सुरेश इज द स्मॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। और यहाँ पर यही ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये देखो आर्टिकल भरे आए कौन से ए एन द, इनमें से कोई भरना है। तो ये कौन सी है ई एस टी लगी, तो कौन सी डिग्री बन गई है सर ये सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है द। तो इस तरह से आते हैं एग्जाम में। लेकिन कुछ एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने कहा कुछ चीज़ों के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा एक शब्द है भाई, क्या ब्रदर। अब मैंने कहा अपने दो भाई हैं, कितने, एक भाई ए है, सेकंड भाई बी है, एक भाई ए है सेकंड भाई बी है, यानी कि एक ब्रदर ए है सेकंड ब्रदर बी है। तो इसमें से तुम कह सकते हो ये ज़्यादा भाई है, ये कम भाई है। भाई भाई होता है, ज़्यादा भाई या कम भाई नहीं होता है, ज़्यादा ब्रदर या कम ब्रदर नहीं होता है। जैसे कि ए है तो ए भी भाई है, बी भी ब्रदर है, दोनों ब्रदर हैं। लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ए ज़्यादा ब्रदर है बी ज़्यादा कम ब्रदर है, तो ये तो नहीं बोल सकते ना।
नहीं बोल सकते ना। तो ऐसी चीज़ें जिनके बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्या, ऐसी चीज़ें जिनके बीच में कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, तो उनके साथ क्या आता है, कंपैरिजन पॉसिबल है, उनके साथ तो क्या लगाते हैं हम, देन। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके साथ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो उनके साथ क्या लगाते हैं, देन नहीं लगाते। देन तो किसके साथ लगाते हैं, जिनके साथ कंपैरिजन पॉसिबल हो, और जिनके साथ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है उनके साथ क्या लगाते हैं, टू। क्या लगाते हैं, टू। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, ये देखो, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, यानी कि जिन शब्दों के लास्ट में क्या लगा हो, आई लगा हो, क्या लगा हो, आई ओ आर, क्या लगा हो, आई ओ आर, तो इनके साथ क्या लगाते हैं हम, टू। क्या लगाते हैं हम, टू। जिनके साथ में आई ओ आर लगा हो लास्ट में उनके साथ क्या लगाते हैं हम, टू। क्योंकि इनके साथ टू क्यों लगाते हैं सर, क्योंकि इनके साथ कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा, ही इज जूनियर मी, तो अब बताओ यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे, ऑन, टू एंड देन, तो बताओ यहाँ पर टू भरी जाएगा कि देन भरी जाएगा कि ऑन भरी जाएगा, क्या भरी जाएगा सर, यहाँ पर टू भरी जाएगा। क्या, ये गलत है, क्यों, क्योंकि लास्ट में आई यू आर आया है, और आई यू आर आया है तो ये इनमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू। ओके, इस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो अब मैं पूरी डिग्रियों का सारांश लिख दूँ, ये देखो, और जिनके साथ ए भी ना, वो एन ना आए, जिनके साथ दा भी ना आए, उनके साथ क्या भर देना, ए। क्या भर देना, ए। जैसे कि जैसे लास्ट में ई आर आ गया तो ये कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है, देन। इसी तरह कोई शब्द आ गया उसके लास्ट में क्या जुड़ गया, ई एस टी, तो सर ये कौन सी डिग्री बन गई, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आगे क्या आता है, द। और जिनका शब्दों के बीच आई यू आर लग गया, क्या, आई यू आर, तो उनके साथ हमेशा क्या आता है, टू। क्या आता है, टू। क्यों आता है, क्योंकि इनके बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और जिनके बीच में कंपैरिजन पॉसिबल होता है उनके साथ क्या आता है, देन। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है, द, और जिसके पीछे आई यू आर लगा हो उसके साथ क्या आता है, टू। तो ये कहानी है। अब चलते हैं, कितने हो गए अपने, मच मैनी हो गया, समैनी हो गया, फ्यू लिटल, इस पे कहानी चलती है। ये हो गया, इसके साथ वो डिग्री हो गई। अमंग बिटवीन हो गया, चेंज टेंस, इसको अभी थोड़ी देर से समझाएंगे, फिर इनको, और इसके साथ हमें शॉर्ट्स, ये मेन चीज़ है, इनको मत छोड़ना। चलो शुरू करते हैं। अब क्या, सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब सो डैट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, सो डैट, ये एग्जाम में कैसे आएगा, ये देखो, ये एक सेंटेंस है, ये फुल स्टॉप है, इसके बाद भी एक सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा है यूज सो डैट, यूज सो डैट मतलब सो डैट का यूज करना है अपने को। तो यहाँ पर ये कैसे करेंगे वो देखो, इस सेंटेंस में क्या लिखा होगा, वेरी, पहले वाले सेंटेंस में क्या लिखा होगा, वेरी, और इस फुल स्टॉप, बस यहीं से कहानी अपनी शुरू हो जाएगी। ये देखो, इस वेरी को हटाकर इसकी जगह पर हमें क्या लगाना है, सो, क्योंकि वेरी भी क्या करता है, इंटेंसिफाई, जैसे कि वेरी गुड, तो गुड में भी कितना अच्छा, बहुत ज़्यादा, तो सो गुड, तो सो का भी मतलब बहुत ज़्यादा गुड, तो सो भी क्या करता है, इंटेंसिफाई, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाने का काम करता है इस सेंस में। इसलिए क्या है, वेरी और सो एक बराबर हैं, और एक बराबर होते हैं ना तो क्या लिख सकते हैं, तो एक दूसरे के अब सिनोनिम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, फुल स्टॉप की जगह पर क्या आएगा, दैट, और दैट यहाँ पर क्या काम करेगा, एक दूसरे इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम करेगा, तो ये दैट कौन है, कंजंक्शन। तो इसी तरह से, तो वेरी जगह पर कौन आएगा, सो, वेरी की जगह पर कौन, सो, तो ये कौन है, सो आया है। तो पहले सेंटेंस में वेरी आया, तो वेरी को हटाकर हमको क्या लगाना है, सो, फुल स्टॉप की जगह पर डेट, और जैसा वाक्य पूरा बचेगा वैसा का वैसा ही लिख देना है, जैसा वाक्य बचेगा वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है ना। चलो, ये सो डेट में ज़्यादा खास नहीं है, बस पहले सेंटेंस में वेरी दिखा, वेरी की जगह पर सो लगाना है, और फुल स्टॉप की जगह पर डेट, और जैसा का जैसा वाक्य वैसा का वैसा ही। अब मैं कुछ वो शॉर्ट्स में करा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा एक अक्षर टू, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म।
बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एक ही होती हैं, सिवाय एक वर्ब को छोड़कर। वो कौन सी वर्ब है? टू की, वो बी की फॉर्म। जिस तरह से बी की फॉर्म कौन सी है? बी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म अलग है, बी की बेस फॉर्म अलग है, उसी तरह से सभी वर्ब है ना, उनकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम ही होती हैं, सिवाय बी की वर्ब को छोड़कर। तो बी की फर्स्ट फॉर्म अलग है और बेस फॉर्म अलग है। बी की फर्स्ट फॉर्म, वो बेस फॉर्म बी है और फर्स्ट फॉर्म इज है हमारा है, सेकंड फॉर्म बाजवर है, थर्ड फॉर्म बीन है। और दुनिया दुनिया में जितनी भी वर्ब हैं उनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही होती है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पालना है। टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर टू, और यहाँ पर मैंने खालिस्तान छोड़ दिया और ऑप्शन में दे दिए प्ले, प्लेड और प्लेइंग। तो बताओ यहाँ पर क्या भर जाएगा? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसमें कौन सी ईडी है, तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये कौन सी आईएनजी फॉर्म है, और ये कौन सी है? बेस फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि टू प्ले, इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह मैंने लिखा टू स्लीप, स्लेप्ट, स्लीपिंग, तो टू के बाद क्या आएगा? स्लीप, क्योंकि स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है, स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म है, स्लीप्स एसईएस फॉर्म है, तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, उसमें एसईएस लगा होगा वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एक शब्द है गुड एंड बैड, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इनके साथ एक प्रपोजिशन फिक्स है, कौन सी? एट। गुड और बैड के साथ फिक्स प्रपोजिशन का केस है, ये किसका है? फिक्स प्रपोजिशन का केस है, इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी कि फिक्स प्रपोजिशन में कुछ लॉजिक नहीं है, फिक्स है तो फिक्स है, और सबका एक एक लॉजिक है, हर एक के पीछे एक रीजन है, हर एक के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी रटने की बात नहीं है। बस ये 12th 10th के लेवल की है, तो मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जा रहा बनना, वरना इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रटने की हो, सबके पीछे एक लॉजिक है, सबके पीछे कॉन्सेप्ट है, सिवाय ये इसके बाद इसके छोड़कर, इसको छोड़कर। क्योंकि गुड और बैड के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन है, ये फिक्स प्रपोजिशन है तो फिक्स रहती हैं, जैसे कि उनका नाम ही क्या है? फिक्स प्रपोजिशन, तो फिक्स है। गुड और बैड के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स है? एट। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स है? ऑन। तो इसी तरह से शब्दों के साथ प्रपोजिशन फिक्स कर दी गई है, तो गुड और बैड के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स है? एट। तो जब भी जैसे कि मैंने लिखा सुरेश इज गुड इंग्लिश, ऑप्शन में इन 8 2, बताओ। सुरेश इज गुड इंग्लिश, अब इसकी हम हिंदी करेंगे। सुरेश इंग्लिश में अच्छा है, और इंग्लिश में अच्छा है मामच्छी मैं देखकर अपन क्या भर देंगे? इन। यहाँ पर क्या भर देंगे? इन। अब इसकी हिंदी निकालेंगे, सुरेश इंग्लिश में अच्छा है, तो हमको क्या लगेगा? ये सही लगेगा, क्या लगेगा? सही। लेकिन यहाँ पर ये इन गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि गुड के साथ एक प्रपोजिशन फिक्स है, कौन सी? एट। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा? एट, ना कि इन। क्या भर जाएगा? एट, ना कि इन। और इसकी मीनिंग भी क्या होगी? सुरेश इज गुड एट इंग्लिश, इसकी भी मीनिंग क्या है? वही सेम, रमेश सुरेश इंग्लिश में अच्छा है, मीनिंग चेंज नहीं होगी। तो गुड और बैड आ गया, उसके बाद खालिस्तान आ गया, तो उसमें कौन सी प्रपोजिशन भरी जाएगी? एट। ये 3 मंथ वाले और छमाही वाले एग्जाम में आया था, ठीक है। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है प्रिफर। प्रिफर के साथ कौन सी प्रिपोजिशन फिक्स है, यानी कि प्रिफर के साथ टू फिक्स है, प्रिफर टू। जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया, आई प्रिफर, प्रिफर्ड टी, कॉफ़ी, ऑप्शन में इन, देन एंड टू। तो यहाँ पर ये बताओ, आई प्रिफर्ड टी, कॉफ़ी, तो प्रेफर के साथ हम क्या फिक्स है? टू। क्या फिक्स है? टू। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू। तो इस तरह से प्रेफर के साथ टू। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर कौन सा है? लिस्ट, लिस्ट के साथ शुड। अगर सेंटेंस में लिस्ट आ गया है तो उसके साथ क्या भर जाएगा? शुड। जैसे कि मैंने लिखा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल। मैंने ऑप्शन में दिए कैन, कुड, मे, शुड। तो बताओ यहाँ पर क्या भर जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा इनमें से? तो सर लिस्ट आ गया है, तो लिस्ट के साथ हमेशा किसका पेयर बनता है, किसका जोड़ा है? शुड का, तो क्या आएगा? शुड।
लिस्ट के साथ क्या आएगा, शुड। तो ये मैं बेसिक बेसिक करा रहा हूँ, मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और यही देखना एग्जाम में यही आएंगे। इसके बाद पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है अपना, इसी तरह से पांचवा है गुड। एक प्रपोजिशन और है, जैसे कि गुड और बैड के साथ कौन सी प्रपोजिशन, फिक्स थी टू एट। तो इसी तरह से डाई, डी आई ई, डाई, डाई के साथ दो प्रपोजिशन फिक्स है। डाई के साथ ऑफ भी आ जाता है, डाई के साथ फोर भी आ जाता है, डाई के साथ इन भी आ जाता है। इन तो वैसे वैसे करा, मतलब इन, चलो मैं बता देता हूँ। डाई के साथ ऑफ भी आ जाता है, डाई के साथ फोर भी आ जाता है, डाई के साथ इन भी आ जाता है। तो ये डाई मतलब क्या होता है, मरना, मरना मतलब ये आकस्मिक मृत्यु है। और किसी को जानबूझकर मारेंगे तो वो क्या होगा, मारने की किल। तो किल में और डाई में अंतर है, वो आकस्मिक मृत्यु है, लेकिन किसी को जानबूझकर मारना किल, यानी कि साजिश करके वो क्या है, किल, मर्डर। किल और मर्डर सिनोनिम है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, मरना, खुद मर रहे हैं, मतलब कुछ किसी चीज़ के, प्राकृतिक चीज़ों से मर रहे हैं, अपन खुद से नहीं मर रहे, मार रहे हैं मतलब खुद से प्राकृतिक चीज़ों से मर रहे हैं। जैसे कि डाई के साथ ऑफ भी आ जाता है, डाई के साथ फोर भी, डाई के साथ इन। कब ऑफ आएगा, कब फोर आएगा, कब इन आएगा, ये समझते हैं। जैसे कि मरने, डाई के साथ ऑफ कब आएगा, डाई के साथ फोर, डाई के साथ इन। देखो जब मृत्यु किससे होगी, बीमारी से, जब बीमारी से मरेंगे तब क्या आएगा, ऑफ। किसी के लिए मरेंगे, किसी के लिए, जैसे कि सोल्जर्स अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, तो वो किसके लिए मर रहे हैं, अपनी मदरलैंड के लिए, यानी कि मातृभूमि के लिए। तो डाई के साथ क्या आएगा, फोर। उसने अपनी बहन के लिए, यानी कि उसने अपनी बहन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो क्या आएगा, डाई फोर। किसी के लिए मरना, डाई फोर। और किसी जगह पर मरेंगे, कि वो जापान में मर गया, वो चेन्नई में मर गया, वो कोलकाता में मर गया, तो ये क्या प्लेस ही तो है, तो किसी प्लेस पर मरेंगे, यानी कि किसी जगह पर मरेंगे, तो क्या आएगा, क्या आएगा, इन। ठीक है ना, प्लेस पर मरेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि सबके एग्जांपल, ही इज डाइड कैंसर। सर कैंसर क्या है, एक बीमारी है, तो कैंसर के साथ क्या आएगा, ऐसे ही एग्जांपल इसका भी ले लो, ही इज डाइड खालिस्तान हिज सिस्टर, ही डाइड इज डाइड, या फिर इज को मिटा दो, मतलब इसको हटाओ, ठीक है। ही डाइड हिज सिस्टर, ही डाइड, ही डाइड। तो अब खालिस्तान यहाँ पर बिलंग क्या, और फिर क्या, मुंबई। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, ऑफ फोर, इनमें ही से भरना है यहाँ पर। तो किसी बीमारी से मरेंगे तो इसके आगे क्या लगाएंगे, ऑफ। तो किसी बीमारी से मरेंगे तो ऑफ, किसी के लिए मरेंगे, उसने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिया, किसने, अपनी सिस्टर के लिए, तो फोर। मुंबई क्या है, प्लेस, और प्लेस के मरे, प्लेस पे मरेंगे तो क्या आएगा, इन। वह मुंबई में मर गया, तो किसी जगह पर मरेंगे तो वैसे भी प्लेस के आगे क्या आता है, प्लेस के लिए क्या है, इन। प्लेस, प्लेस के लिए कौन सी प्रपोजिशन है, इन। और किसी प्लेस की तुलना में कोई छोटी प्लेस है तो एट। जैसे कि एमपी है, तो एमपी क्या है, 8 MP इन इंडिया, 8 ग्वालियर इन एमपी। तो किसी दूसरी प्लेस की तुलना में कोई छोटी प्लेस है तो छोटी प्लेस के लिए आता है 8, और बड़ी वाली प्लेस के लिए आता है इन। तो चलो यहाँ से आगे ऐसे ही और चेंज टेंस करते हैं। जैसे कि एक कौन से, पहले तो हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है वो देखो, इज, एम, आर। इज, एम, आर, बाज, बर।
हैज़, हैव, हैड, विल। ये तो मॉडल आ गए, मॉडल की कहानी मॉडल में। ओके, अब चलते हैं। देखो ये इज है ना, वो सिंगुलर के साथ आता है, यानी कि एक सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ, और आर आता है प्लूरल के साथ। और जब भी इज एम आर आ जाए उसके साथ सात वर्गों की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ही इज डैश क्रिकेट, तो ही इज डैश क्रिकेट यानी कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आईएनजी वाली फॉर्म बननी है। तो मेन वर्ब में क्या आता है? आईएनजी। तो बाज वर्ब के बाद भी कौन सी फॉर्म आती है वर्ब में? आईएनजी फॉर्म। तो ये किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। ये किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। बस यहाँ पर क्या है? आई जुड़ जाता है, आई के साथ भी क्या आता है? बाज। ये हैज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। और हैड है ना, वो पास्ट है, पास्ट परफेक्ट का। बट ये कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये कौन सा? पास्ट परफेक्ट का है। लेकिन ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ आता है, क्योंकि इसकी हेल्पिंग और एक ही है पास्ट परफेक्ट की, हैड। तो सिंगुलर प्लूरल के साथ यही हैड ही आता है। बट इनके साथ एक कॉमन चीज़ है, वो क्या है? इन तीनों के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। जैसे कि इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ही इज क्रिकेट, ऑप्शन है प्ले, प्लेइंग। सेकंड है रोहित वाज स्लीपिंग। अरे ये तो मैंने खुद ही भर दिया। चलो और दूसरा ट्राई करते हैं। कौन सा? प्ले। ए कार, बाय वाइंग बॉट। तीसरा ऑप्शन है सुरेश काव्या काव्या हैज एन एप्पल। कट कटिंग कट्स। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? देखो इज एम आर के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? वो आईएनजी फॉर्म। तो ये कौन सी है? आईएनजी फॉर्म। तो क्या आएगा? कट प्लेइंग। तो प्लेइंग। यहाँ पर देखो बाज वर्ब के बाद भी कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म देखो, ये फर्स्ट फॉर्म है गलत, ये सेकंड फॉर्म है गलत, तो आईएनजी फॉर्म ये, तो ये आ जाएगा। हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तीसरी फॉर्म। ये आईएनजी फॉर्म है गलत, ये एसईएस फॉर्म है गलत, ये कौन सा? कट। तो यही आएगा। और वैसे भी कट कट कट, इसकी तीनों फॉर्म कैसी है? सेम है। तो यहाँ पर ये कट है, तो ये सर तीनों फॉर्म सेम है, तो यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है हमें कैसे पता चलेगा? सर ये तीसरी फॉर्म है, वो भी 100%, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तीसरी फॉर्म। ठीक है ना? तो ये कौन सी फॉर्म है? तीसरी फॉर्म है। भले से ये तीनों फॉर्म एक जैसी है, ये भी ये भी ये भी, लेकिन यहाँ पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब तो ये हैज आई है, और हैज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तीसरी फॉर्म। तो ये कट कौन सी है? तीसरी फॉर्म है। तो इसी के साथ ये है। अब यहाँ पर देखो एप्पल, एप्पल का पहला अक्षर क्या है? ए, और ए आ से लेकर अंगे के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा है? एन। और एन और ए इनडायरेक्ट रूप में किसकी बात करता है? एक की। किसकी? एक की। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देख ली। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज एम आर वाज वर हैज हैव। तो हमें नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा कोई सेंटेंस, तो क्या करेंगे सर? सर नेगेटिव में जब चेंज करना पड़ेगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं, तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। और इंटेरोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा सेंटेंस टेंस को, तो कैसे करेंगे? वो देखो,
इंटेरोगेटिव में। जब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा तब क्या करेंगे, सर जी हेल्पिंग वर्ब है ना, इस हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट से क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। कहाँ, यहाँ पर ले आएंगे, सब्जेक्ट से आगे ले आएंगे, यहाँ पर क्या ले आएंगे, इस सब्जेक्ट को, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तब ये सही होगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल, रिया इज स्लीपिंग। अब इसको नेगेटिव में बनाओ, मेक नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव लिख देता हूँ, नेगेटिव। तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो ये नेगेटिव में बन जाएगा, रिया इज नॉट स्लीपिंग। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव में बन गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव में। लेकिन सर मुझे इसी को इंटेरोगेटिव में बनाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो ये रही हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से आगे, सब्जेक्ट कौन है, रिया, तो सब्जेक्ट रिया से आगे लिख देंगे, तो इज रिया स्लीपिंग। अब बताओ ये बाकी सेंटेंस सही है कि गलत है, ये वाला गलत है, बिकॉज यहाँ पर ये देखो मैंने क्या कहा, इंटेरोगेटिव में क्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा ना कि फुल स्टॉप। यहाँ पर अगर हम एग्जाम में फुल स्टॉप लगाकर आ गए तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, हमको क्वेश्चन मार्क ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तब ये सही होगा। तो इंटेरोगेटिव में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, भले इसे पूरा सेंटेंस सही है और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, बस यही गलती है, तो सेंटेंस पे कोई रहम नहीं किया जाएगा, सीधा का सीधा काटा जाएगा, यानी कि गलत होगा। तो हमें क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखना है। चलो और वो रिवीजन करते हैं। अब एज सून एज की जगह पर क्या लगाना है, नो सूनर। ठीक है ना, एक बात याद रखना, नो सूनर के साथ कौन सा पेयर लगता है, देन का, कौन सा, देन का। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, एज सून एज आई मीट माई फ्रेंड, comma I started beeping। अब इसको क्या बनाना है, नो सूनर से बनाना है। तो नो सूनर से कैसे बनाते हैं, जब ये एज सून एज आएगा तो एज सून एज की जगह पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, नो सूनर। तो हमने लगा दिया यहाँ पर नो सूनर। ओके, नो सूनर। जब नो सूनर से बनाएंगे ना तो हमें ये फर्स्ट सेंटेंस है ना जिसके साथ एज सून एज जो लगा है उसी को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव में। तो यानी कि हमें इसमें इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। तो नो सूनर, तो ये मैट कौन सी वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर कौन सी वो आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि पास्ट की है तो सेकंड फॉर्म को नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो डिड आएगी। तो यहाँ पर डिड आई, मेट की अब सेकंड फॉर्म का में बदल जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, तो मीट किससे, माई फ्रेंड से, माई फ्रेंड। अब मैंने कहा ना सूनर के साथ क्या आता है, देन, तो इस कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा, देन आई स्टार्टेड वीपिंग। ओके, तो नो सूनर यानी कि जब नो सूनर से बनाएंगे ना तो हमें इसको इंटेरोगेटिव में बदलना पड़ता है। तो मेट कौन सी फॉर्म है, सेकंड, और सेकंड फॉर्म की जब इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो क्या आ गया, वो डिड। अब अगर यहाँ पर ये कौन सी फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पर क्या आता है, डू। अगर ये एस एस फॉर्म होती तो यहाँ पर क्या आता है, डज। ठीक है, चलो मैन वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब दी हो, जब हेल्पिंग वर्ब दी हो हमें नेगेटिव में बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब दी हो, जब हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो इंटेरोगेटिव बन जाता है। लेकिन सर प्रॉब्लम तो जब आएगी जब हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, तब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो कहानी देखो। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो हम करेंगे क्या, मेन वर्ब की हेल्प लेंगे, किसकी, मेन वर्ब की।
अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, डू नॉट से, डू नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या एस लगी हो, ई एस लगी हो, आई एस लगी हो, ये तीनों में से कोई भी एक लगी हो, तब हम इसे नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, डज नॉट से, डज नॉट से। और इसके बाद भी क्या आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऐसी है सर्च कर क्या मतलब बदल जाएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सर जब ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तब इसको कैसे चेंज करेंगे, तब डिड नॉट से, किससे, डिड नॉट प्लस मैन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। जब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो इसे इंटरोगेटिव में नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, डिड नॉट से, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट। अब ये कौन सी फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है नहीं, एस एस फॉर्म है नहीं, तो ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसे मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, तो कैसे करूँगा, आई, और फर्स्ट फॉर्म को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, डू नॉट से, तो डू नॉट, और मैन वर्ब की प्ले फर्स्ट फॉर्म प्ले, और बचा क्या, क्रिकेट, इस तरह से। लेकिन जब मुझे यही वाक्य ऐसे करना है, ही प्लेज क्रिकेट, एग्जाम्पल सेकंड है, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। अब इनको नेगेटिव में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सर, ये देखो मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, मैन वर्ब की जब कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो डू नॉट से, मैन वर्ब में एस एस लगी होगी, तब इसको नेगेटिव बनाएंगे किससे, डिड नॉट से। तो इसमें कौन सी ऐसी फॉर्म है, जब ऐसी एस होती है तब इसको नेगेटिव किससे बनाते हैं, डज नॉट से। तो ही डज नॉट, और जो प्ले की क्या बोला जाए, प्ले की ऐसी फॉर्म किस में, फर्स्ट फॉर्म है प्ले में, और क्रिकेट, इसको बदलना इंपॉर्टेंट है, कहीं इसको प्लेज की प्लेज लेके आओगे ना तो वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। अब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सर इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, प्लेड थर्ड फॉर्म होती है, प्लेड ही सेकंड फॉर्म होती है, तो इसको हमने कैसे बोल दिया कि ये सेकंड फॉर्म है। सर ये सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म होती ना तो इसके साथ यहाँ पर हैज आता, हैव आता, या फिर हेड आता। कभी भी वर्ब की तीसरी फॉर्म अकेली नहीं आती है, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कि हैज हैव हेड में से कोई ना कोई लगेगा, तभी ये कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। वही ना ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट, और ये सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगी, प्ले फर्स्ट फॉर्म में, प्ले क्रिकेट, ओके, इस तरह से। तो इसी तरह से इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इसको इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज बनाएंगे, ईडी है तो इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करें, तो डिड नॉट, तो डिड ही प्ले, इसको सेकंड फॉर्म की क्या फर्स्ट फॉर्म में, प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता था, तो इस तरह से, ओके। अब कहानी किसकी, फ्यू और लिटल। देखो ये फ्यू लिटल है ना, इनमें तीन तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि ए फ्यू होता है, द फ्यू होता है, और खाली फ्यू होता है। इसी तरह से ए फ्यू लिटल होता है, द लिटल होता है, और खाली लिटल होता है। लेकिन कब ये तीनों में क्या कॉमन है, देखो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ए लिटल, लिटल, द लिटल, ये तीनों कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा पेचीदा है, जो कि अभी तुम्हें सही समझ में आएंगे नहीं। तो मैं इसको बेसिक मतलब कुछ तुम्हारी समझ के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। कैसे छोटा कर देता हूँ वो देखो। अगर मान के चलो ये फ्यू क्या है, हर एक कहानी में फ्यू, ए फ्यू हो या फ्यू हो या द फ्यू हो, एक इम्पोर्टेंट है क्या, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। जैसे कि फ्यू वॉइस, ये किसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। चाहे वो ए लिटल हो या द लिटल हो या लिटल खाली हो, तो वो किसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये किसके साथ आएगा, काउंटेबल नाउन के साथ। यही तीनों कॉमन चीज़ है, इन्हीं से हम क्या कर देंगे, सेंटेंस में भर देंगे, यानी कि सेंटेंस को इसी से हम बना देंगे, इसी से बना देंगे। एग्जाम्पल,
आई हैव मिल्क। ऑप्शन फ्यू, ए लिटल। मैंने तीन तीन भाग बताए थे ना, ए लिटल, द लिटल। एग्जाम्पल, आई हैव पेन्स, ए फ्यू और लिटल, द लिटल। बताना इन तीनों में से या फ्यू भरी जाएगा या ये लिटल भरी जाएगा। इसमें इसमें या ये फ्यू भरी जाएगा कि लिटल भरी जाएगा कि द लिटल। इसमें तो बताओ सर। देखो ये आई हैव मिल्क, मिल्क कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसको नापा जाता है, यानी कि तोला जाता है, इसको गिना नहीं जाता। जैसे कि शैम्पू है, तो शैम्पू को हम क्या करते हैं? गिनते नहीं हैं। शैम्पू की पाउच को गिन सकते हैं। रोटी किससे बनती है? आटे से, तो आटे को नहीं गिन सकते, आटे को तौलते हैं। आटे से बनी रोटियों को गिन सकते हैं। ऐसे शैम्पू को नहीं गिन सकते, शैम्पू की पाउच को गिन सकते हैं। तेल को नहीं गिन सकते हैं, तेल के भरी बोतलों को गिन सकते हैं। पानी को नहीं गिन सकते हैं, पानी की बोतलों को गिन सकते हैं। हवा को नहीं गिन सकते, हवा के सिलेंडर्स को गिन सकते हैं। ठीक है ना? गुब्बारे में भरी हवा को नहीं गिन सकते, गुब्बारों को गिन सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। मिल्क को नहीं गिन सकते, मिल्क की बोतल को गिन सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? मिल्क है। तो मिल्क क्या? एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको नहीं गिना जा सकता। तो फ्यू किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ। और मिल्क कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन तो के साथ या तो आएगा नहीं। और चाहे लिटल हो, चाहे लिटल, इसमें लिटल तो भाग आ गया ना। और लिटल किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा? भले से ही हमने ये लिटल पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने लिटल तो देखा है ना। हमने भले ही ये लिटल पढ़ा नहीं है, लेकिन लिटल तो देखा है। लिटल किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर कौन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑप्शन में ये लिटल है, तो ये लिटल भर देंगे इस तरह से। ऐसे ही मैंने कहा ए फ्यू, लिटल, द लिटल। ना तो हमने द लिटल पढ़ा, ना हमने ए फ्यू पढ़ा, लेकिन हमने हाँ सर फ्यू पढ़ा है और लिटल पढ़ा है। ये दो चीज़ तो पढ़ी है ना। तो सर फ्यू किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटल किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो ये पेन क्या है जिसको हम गिन सकते हैं? ये कौन सा है? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ इसमें द लिटल आ गया, ये किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ ये गलत, लिटल आ गया, ये गलत। तो ये क्या है? फ्यू। भले से हमने ये फ्यू पढ़ा नहीं है, लेकिन फ्यू तो पढ़ा है। फ्यू किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये फ्यू। मेरे पास कुछ पेंसिल हैं इस तरह से, फ्यू बॉयज, ए फ्यू बॉयज, ना के बराबर फ्यू, और ए लिटल, वो ए फ्यू। फ्यू पॉजिटिव में, ए लिटल, ए फ्यू नेगेटिव में। ऐसे ही ए लिटल पॉजिटिव में और लिटल नेगेटिव में, नेगेटिव वे में बोला जाता है। जैसे कि मेरी बोतल में ना के बराबर पानी है, तो आई है वो माई बोतल में कितना पानी है? ए लिटल, वो लिटल वाटर है, यानी कि ना के बराबर पानी है। तो इसके इस तरह से। अब क्या है? ये देखो, अब क्लोजेस। ओके, क्लोजेस। जैसे कि मैंने लिखा आई स्लेप्ट द बॉय इज माई, कहानी पलट जाएगी, द को हटाओ। आई स्लेप्ट रमेश। आई स्लेप्ट किसको? रमेश को। मैंने थप्पड़ मारा किसको? रमेश को। इज माई ब्रदर, इज माई फ्रेंड। ओके, फ्रेंड। यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या? हु और हुम आते हैं किसी के लिए? इंसान के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है? इंसान है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया हु। हु इसमें दो काम कर रहा है, या इस वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, और इससे सब्जेक्ट बन रहा है। और सब्जेक्ट बनने का नाउन काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है? प्रोनाउन। और इस नाउन की जगह पर आ रहा है, तो ये कौन है? प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी बन रहा है, और एक बात को इस बात से जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजंक्शन है। तो यहाँ पर ये दो काम कर रहा है। क्या? सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन बनने का, और सब्जेक्ट बनने का, और कंजंक्शन बनने का। तो ये इसका हाईफाई नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये हु है ना, इस हु की जगह पर अब मैंने लिखा आइडेंटिफाई द क्लोज। कौन सी? जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है। हु से लेकर फ्रेंड तक ये अंडरलाइन कर दी मैंने।
अब आइडेंटिफाई द क्लोज जो हु दैट इज अंडरलाइन, जो अंडरलाइन है ना विच इज अंडरलाइन, जो अंडरलाइन है ना उस अंडरलाइन क्लोज को आइडेंटिफाई करो कि कौन सी क्लोज है। फर्स्ट ऑप्शन है नाउन क्लोज, सेकंड ऑप्शन है एडजेक्टिव क्लोज, थर्ड ऑप्शन है एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज। तो इसको पहचानो कौन सी क्लोज है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जैसे हु आया ना, हु की जगह पर हु आ जाए, सेकंड आ जाए हुम आ जाए, थर्ड विच आ जाए और दैट आ जाए, ये तीनों आ जाए ना, तो ये कौन सी क्लोज बनाने का काम करते हैं, एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर हु की जगह पर क्या आ जाए, हु आ जाए, हुम आ जाए, विच आ जाए, डेट आ जाए, तो ये कौन सी क्लोज होगी, ये वाली एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्लोज की पहचान क्या है, एडजेक्टिव क्लोज की पहचान क्या है, हु से स्टार्ट होगा, हुम से या विच से या डेट से। सर नाउन क्लोज यहाँ पर हु की जगह पर क्या आ जाए, वाट आ जाए, वाट, तो कौन सी क्लोज होगी वो, नाउन क्लोज। जैसे कि एग्जांपल, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टीच। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, जो तुमने पढ़ाया था। तो यहाँ पर ये देखो वाट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये कौन सी क्लोज है, जो अंडरलाइन है ये नाउन क्लोज है, क्योंकि वाट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज है। यहीं पर ये क्या हो जाता है, हुआ जाता, हुम आ जाता, बिछा जाता, तो कौन सी क्लोज होती है, एडजेक्टिव क्लोज। पहचान लोगे अब। इसी तरह से एडवर्ब क्लोज, जिसकी जगह पर क्या आ जाए, इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, तो वो कौन सी क्लोज होगी, एडवर्ब क्लोज। अब सेकेंड आगे, सम, सिंस और फोर, सिंस एंड फोर। तो जैसे कि सिंस और फोर, तो फोर तो आती है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ऑफ टाइम, और सर सिंस आती है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है समय की अवधि, समय की अवधि, यानी कि समय की अवधि होगी, जैसे कि 2 महीना, 2 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो ये क्या है, बहुत लंबा समय है। तो समय की अवधि के साथ कौन आता है, फोर। और पॉइंट ऑफ समय के साथ क्या आता है, पल भर के समय के साथ, पल भर, जो पल भर रहता है ना उसके साथ कौन आता है, कौन आता है, सिंस, जो पल भर के लिए है, ना कि लंबे समय के लिए। 2 पल के लिए, 1 पल के लिए, पल कितना होता है, जैसे मैंने ये पलक झपकाए, इतने के लिए ऐसा पलक झपकाए, तो ये क्या है, पल भर का समय। यानी कि इसी के साथ कौन आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, वो सिंस आता है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2 o'clock, 2 o'clock यानी कि 2 बजे, तो 2 बजे क्या है, और मैंने लिखा यहाँ पर 2 hour, तो यहाँ पर फोर और सिंस में से कौन आएगा, यहाँ पर फोर और सिंस में से कौन आएगा, ये देखो, ये देखो 2 o'clock यानी कि 2 बजे। सर ये 2 बजेंगे ना, वो नाम मात्र के समय के लिए बजेंगे, जैसे कि 2 बजते ही, जैसे कि 2 बजेंगे, दो, 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 2 बज के 1 सेकंड, 2 बज के 2 सेकंड, यानी कि ये कैसे नाम मात्र के लिए बजेंगे। दो कितने समय के लिए बजेंगे, यानी पल भर के लिए बजेंगे। उसके बाद 2 बज के मिनी सेकंड में शुरू हो जाएगा, फिर 2 बज के माइक्रो सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी समय होगा, तो दो तो नाम मात्र के समय के लिए बजेंगे, पल भर के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस। और यहाँ पर ये देखो 2 घंटे क्या है, लंबी अवधि है, क्या ये लंबी अवधि है, तो लंबी अवधि के साथ कौन आएगा, फोर। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर 2 मंथ, तो ये 2 मंथ्स क्या है, बहुत 2 महीने, तो ये भी लंबी अवधि है, तो कौन आएगा, फोर। मैंने लिखा यहाँ पर क्या, इवन वो मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है,
कुछ पलों की मॉर्निंग होती है, उसके बाद क्या है वो सूरज अस्त हो जाता है, वो निकल जाता है। तो वो क्या है, सूरज की किरणें आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पर धरती में थोड़ा सा ही समय लगता है, 5-6 मिनट लगती है ना, उसको नहीं। जो समय है ना, तो वो क्या है, ये भी क्या है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो ये क्या है, यहाँ पर भी क्या आएगा, सिंस। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है ना, उसके साथ क्या आता है, सिंस है। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर 7 डेज, तो 7 डेज के साथ क्या आएगा, 4, यानी कि जो लंबी अवधि है। मैंने लिखा 2021, 2021। सर 2021 तो पूरे 12 महीना तक चली, और मैंने यहाँ पर लिखा 12 मंथ, 12 मंथ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, सिंस या 4, यहाँ पर क्या आएगा, सिंस या 4। तो सर देखो, ये 2021 है ना, 2021, तो ये कितने पल भर के लिए बजी। जैसे कि रात के 12 बजे क्या होता है, ईयर चेंज होती है, तो वहाँ पर 2021 साल और 0.0 सेकेंड, 2021 ईयर और 001 मिनट। तो हाँ, ये 2021 है ना, वो किसके लिए, कितने देर के लिए बजेगी, नाम मात्र के, यानी कि पल भर के लिए। उसके बाद क्या है, ये बढ़ती जाएगी, क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन 12 महीने ये है पूरी अवधि, ये क्या है, पूरी की पूरी अवधि, ये है लंबा समय। तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा सिंस, ठीक है ना। ऐसी जो डेट वगैरह है उनके साथ सिंस, और जो समय की अवधि उनके साथ 4, ठीक है। 2 आवर, 2 मंथ्स, 2 वीक्स, इनके साथ 4। अब बारी किसकी, अब एक बार सिलेबस देख लें जो अपने वहाँ पर लिखा था, उसमें कुछ रह तो नहीं गया। तो मच मैनी हो गया, सम एनी हो गया, फ्यू लिटल हो गया, ए एंड द इसके साथ डिग्री वगैरह हो गई, अमंग बिटवीन हो गया, चेंज टेंस हो गए हैं। सोर्स में जो कराए थे वो 2+ वर्ब का बेस फॉर्म डाई के साथ, इन, ऑफ, एट, गुड, बैड, लिस्ट के साथ, शुड, प्रेफर टू, ठीक है। और क्या था, सो डैट वाला हो ही गया, एज सुन एज हो गया, प्रपोजिशन कैन कुड, हाँ, क्लोजेज हो ही गई। अब कैन, मस्ट, और टू, ये और टू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मे, इसको समझते हैं। देखो पहली सत OUGHT, जो नैतिक बातें हैं ना, जो नैतिक बातें की जैसे हमारी गीता में, कुरान में, बाइबल में लिखी हैं, जैसे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने माता पिताओं का आदर करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें ना उसके लिए आता है ओट। लेकिन इसकी शॉर्ट चीज़ है क्या, जब ओट आए, जैसे कि OUGHT, ओट के साथ हमेशा क्या आता है, टू। तो ओट आए, इसके बाद मैंने खालिस्तान छोड़ दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया 2 in 4। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो सर यार ओट के साथ हमेशा क्या फिक्स है, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। इस ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया खालिस्तान, यहाँ पर लिख दिया 2, और यहाँ पर लिख दिया कैन कुड मे वॉट। तो यहाँ पर देखो 2 के साथ क्या आता है, 2 के साथ क्या, वॉट आता है, तो वॉट लिख दिया। यानी कि इसका एक अंग आए तो दूसरा अंग को हमको लाना है, यानी कि एक हिस्सा आए तो दूसरे हिस्से को हमें लाना है, इस तरह से पहचानना है। जैसे कि ही ऑट खालिस्तान 2 आवर ओवे अवे, वो ऐसे मैं सेंटेंस ही दे देता हूँ, बी खालिस्तान 2 ओवे आवर पेरेंट्स। मैंने लिखा कैन ऑट मे, तो यहाँ पर देखना क्या आएगा, देखो 2 आया है, तो 2 के साथ हमेशा क्या आता है, ऑट, तो ऑट मॉडल में, तो कैन तो आता नहीं है, मे आता नहीं है, तो ऑट बचा, तो ओट ही आएगा। इस तरह से पहचानना है। अब बात आई किसकी, कैन की। हाँ, यहाँ से अब सही कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। कैन, सर कैन किसके लिए आता है, एबिलिटी के लिए। एबिलिटी बोले तो क्षमता, जैसे कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई 4 घंटे पढ़ा सकता है, तो कोई 1 घंटे पढ़ा सकता है। ये क्या है, अपनी अपनी एबिलिटी है। कोई 2 रोटी खा सकता है तो कोई 4 रोटी खा सकता है। कोई 50 गोलगप्पे पी सकता है तो कोई 100 गोलगप्पे पी सकता है। यानी कि ये क्या है, अपनी अपनी एबिलिटी है। क्या है, अपनी अपनी एबिलिटी है। कोई 10 बर्गर खा सकता है तो कोई 1 बर्गर खा सकता है। कोई 10 किलो वजन उठा सकता है तो कोई 50 किलो वजन उठा सकता है। कोई 10 किलोमीटर दौड़ सकता है तो कोई 50 किलोमीटर दौड़ सकता है। ये क्या है, अपनी अपनी एबिलिटी है। तो एबिलिटी को दिखाने का काम कौन करता है, कैन। जैसे कि मैंने लिखा ही लेफ्ट 100 kg बॉक्स, वो 100 kg बॉक्स को उठा सकता है। तो ये क्या है, एक एबिलिटी है। में बताओ कैन और मे में से कौन आएगा, सर ये एबिलिटी है। तो एबिलिटी क्या है, एबिलिटी के लिए कौन आता है, एबिलिटी के लिए सर कैन आता है।
तो यहाँ पर कैन आ गया इस तरह से, ठीक है ना। तो कैन। अब ये मे किसके लिए आता है सर? मे आता है पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कि आज शाम को बारिश होगी, आज शाम को बारिश होगी, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो यानी कि ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? जैसे आज शाम को बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, यानी कि आज शाम को बारिश होगी। तो मौसम संबंधित केस में कौन आता है? मौसम से रिलेटेड जो केस होते हैं ना, उनमें हम क्या अंदाजा ही लगा सकते हैं। यानी कि प्रकृति से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें क्या करते हैं? अंदाजा ही लगा सकते हैं। जैसे कि आज शाम बारिश होगी, तो बारिश क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। तो ऐसी चीज़ों में हम क्या सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं। 100% नहीं बोल सकते कि आज ऐसा कि ऐसा ही होगा, 100% नहीं बोल सकते। 100% कोई नहीं बोल सकता कि आज शाम को बारिश होनी है तो होनी है। तो इसे हम क्या लगा सकते हैं? अंदाजा, यानी पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। संभावना के लिए कौन सा मॉडल है? ये मे। तो यानी कि संभावना जहाँ पर हो वहाँ पर क्या लगा देंगे? मे। जैसे कि आज शाम बारिश होगी तो इट मे रेन टुडे, तो ये इस तरह से। और सर मस्ट, ये मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। सर मस्ट कहाँ आएगा? जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग सजेशन, सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं, स्ट्रॉन्ग सजेशन। स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशन यानी कि सलाह। जो मस्ट सलाह यानी कि जो हमें माननी चाहिए, यानी कि सरकार की गवर्नमेंट रूल है, जैसे कि हमें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये ऐसी सलाह है जिसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो अगर नहीं मानेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि बी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैन, मे एंड मस्ट। अब यहाँ पर देखो, हमें फॉलो करना चाहिए किसके नियमों को? हमारे संविधान के नियमों को हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो ये संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। नहीं करेंगे तो हमको क्या सजा हो जाएगी। तो ऐसी सरकार के नियम है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यानी कि सजेशन है। लेकिन कैसा सजेशन है? ऐसा सजेशन है कि हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? मस्ट। क्या आएगा? मस्ट। तो इस तरह से बी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बी मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी मस्ट फॉलो द आर्टिकल 21A, हमें अनुच्छेद 21 का पालन करना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन करना चाहिए। यानी कि ऐसे ऐसे जो सरकार की गवर्नमेंट रूल वगैरह हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है? मस्ट मॉडल की। तो मस्ट मॉडल क्या करता है? पॉसिबल वो सजेशन को दिखाता है, लेकिन कौन सी सजेशन को? जो स्ट्रॉन्ग सजेशन है, यानी कि जिसको हमें मानना पड़ेगा। और नॉर्मल सजेशन है, नॉर्मल सजेशन के जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा मॉडल है? शुभ। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलो, तो आज वैसे MP बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसा कि इसमें तुमने मटेरियल देख ही लिया होगा, तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, देखना तुम। ठीक है ना? तो ये क्लास जरूर मस्ट, जैसे कि मैंने क्या कहा था, मस्ट। मस्ट किसके लिए आता है? स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए। तो इस वीडियो को देखना भी क्या है? यानी कि सजेशन है, लेकिन कैसा सजेशन है? स्ट्रॉन्ग सजेशन है, यानी कि मस्ट सी दिस वीडियो। मस्ट सी दिस वीडियो, ठीक है ना? ये मस्ट है, देखना जरूरी है। यानी कि सजेशन है, कैसा सजेशन है? स्ट्रॉन्ग सजेशन है। तो इस वीडियो को देखना जरूरी है। अब मैं तुम्हें 10 सेंटेंस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, और इनको हमें आंसर कहाँ देना है? कमेंट में देना है। और जिसके आंसर सही निकलेंगे मैं उसको कमेंट में रिप्लाई दूंगा, यानी कि जितने आंसर सही हैं उन सभी को मैं रिप्लाई दूंगा, मतलब रिप्लाई दूंगा। जैसे कि किसके कितने आंसर आ रहे हैं, 10 वो 5 वाक्य सेंटेंस दूंगा। 5 में से जितने आंसर होंगे, 5 में से जितने आंसर होंगे मैं उसी को नंबर भी दूंगा। जैसे कि 5 में से वो किसी के 4 हैं, 5 में से किसी के 3 है, 5 में से किसी के 5 और 5 आउट ऑफ 5 है। तो इस तरह से मैं वो नंबरिंग भी दूंगा, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो ये जरूर प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इसी से दे दूँ। रमेश
हैज़ ए सॉन्ग। ऑप्शन सिंग, सिंग्स एंड संग। और मैं इनकी एक्सप्लेन कहाँ कर दूंगा, कमेंट में ही कर दूंगा, ठीक है, साथ ही साथ। रोहित टीवी ऑफ इन 4। तीसरा, शिवम वांटेड टू गो बेंट गॉन। यहाँ पर क्या आएगा? तीसरा, नहीं 4 है। राजू डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। पेन्स चिल्ड्रन। क्या अमंग एंड बिटवीन, बिटवीन में से दोनों, ठीक है। इसी के साथ 5 कॉन्सेप्ट है। ही कैम हियर मंडे इन ऑन 8। 6, राजू और कौन सा है? रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव, इसका क्या करना है? इंटेरोगेटिव बनाना है। 7वां, ही बाइज ए पेन। नेगेटिव बनाना है। 8, सोहम गीता इज गुड इंग्लिश हिंदी। 8 ऑन इन। अब यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, जैसे कि यहाँ पर कोई खालिस्तान है, यहाँ पर डेज के नाम है, वीक्स डेज। ये खालिस्तान है, यहाँ पर मंथ्स के नेम है। तो यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी वो देखना है। यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी वो देखना है। डेज नाम मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से आएगी ना। तो यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन बनाएगा? मंथ, जैसे कि जनवरी, फरवरी, जनवरी। यहाँ पर इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से 12 मंथ है ना, उनके साथ यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आती है। जैसे कि मैंने लिखा संडे खालिस्तान, तो ऑन संडे इन जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डेज के नाम के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स है? ऑन। मंथ के नाम के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स है? इन।
जैसे मैंने खालिस्तान लिख दिया यहाँ पर मंडे, तो मंडे के साथ हमेशा क्या आता है, कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ऑन। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मंथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, फेब्रवरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन। तो ये मंथ के साथ इन आता है, डेज के साथ ऑन आता है। ठीक है, अब कंप्लीट है। ठीक है, और वो 8 सेंटेंस हो गए ना। 9th सेंटेंस, ही इज वेरी टायर्ड, he cannot walk, used so that, use so that। ठीक है, चलो ये कौन सा 9th हो गया, 10 पे और दे देता हूँ। आई रीड I did not read books, some या any। ओके, आज की क्लास हुई यहाँ पर समाप्त। ठीक है, इसको देखकर सीधा चले जाना पेपर हॉल में। ठीक है ना, चलो चलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब क्लास होगी अपनी एसएससी की। ठीक है, मैंने आज ये एमपी बोर्ड की जो क्लास ली है वो बेसिक से, मतलब ना ज़्यादा अंदर घुसा ना ज़्यादा ऊपर गया, सिर्फ और सिर्फ जैसा एग्जाम में आता है मैंने वैसा का वैसा ही करा दिया है, जिससे कि बच्चों को ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े ना ज़्यादा कुछ, इसी से आ जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।